नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और मॉक टेस्ट। आपको ये मॉक टेस्ट लगाना है और अपनी तैयारी देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पार्ट फर्स्ट देखते हैं, फिर उसके बाद सेकंड देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को बता रहे हैं सारनाथ, उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म की पहली संगति कहाँ हुई थी? तो आपको बताना है जैन धर्म की पहली संगति कहाँ हुई थी। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को बता रहे हैं पाटलिपुत्र, उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो आपको बताना है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को बता रहे हैं अशोक, उनका बिल्कुल सही है। जो सांची का स्तूप होता है वो बौद्ध धर्म का पूजा स्थल होता है कि इस प्रकार का होता है सांची का स्तूप। और सांची के स्तूप पर जो ऊपर की साइड एक चोटी होती है उसे हम हर्मिका कहते हैं। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को बता रहे हैं समुद्रगुप्त, उनका बिल्कुल सही है। और जो नेपोलियन था वो फ्रांस का शासक था, इसने ही फ्रांस का राजा बना था। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा नगर की खोज किसके द्वारा की गई थी? यानी कि हड़प्पा नगर किसने खोजा था? तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को बता रहे हैं दयाराम साहनी, उनका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई? तो आपको बताना है कि जो विश्व में नवजागरण की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को बता रहे हैं इटली, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इटली की जो गंगा होती है उसे हम को नदी कहते हैं। और इटली में की राजधानी रोम है और रोम में ही खाद्य एवं कृषि मंत्रालय है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस के प्रयासों से हुई? तो आपको बताना है कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, मार्टिन लूथर जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, यही यूरोप में धर्म सुधारक हुए थे। पहले ये धर्म सुधारक हुए थे, उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका नारा था? तो आपको बताना है ये किसका नारा था। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को बता रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, उनका बिल्कुल सही है। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा 9वां, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो आपको बताना है करो या मरो का नारा किसने दिया। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को बता रहे हैं महात्मा गांधी, उनका बिल्कुल सही है। करो और मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो आपको बताना है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को बता रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने ही दिल्ली चलो का नारा दिया था। इन्होंने ही नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और भगत सिंह ने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया तो वैसे मोहम्मद इकबाल ने था और प्रसिद्ध भगत सिंह जी ने किया था। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को बता रहे हैं केरल, ये बिल्कुल सही है। इसकी याद करने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जो केले का पत्ता होता है वो बहुत बड़ा होता है और किसके लिए काम आता है? तो वो ओढ़ने के लिए काम आता है। केले का पत्ता किसके लिए काम आता है? ओढ़ने के लिए काम आता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 13 क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो आपको बताना है कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो जो विद्यार्थी 1939 बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। 1939 से 1945 के बीच दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, जो कि 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया था। तो सबसे पहले हिरोशिमा पर गिराया था, उसके बाद नागासाकी पर गिराया था। ये 6 अगस्त को गिराया था, ये 9 अगस्त को गिराया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? तो ये बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को बता रहे हैं 1915, उनका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? तो आपको बताना है कि जो जर्मनी का एकीकरण है किस युद्ध के पश्चात हुआ था। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को बता रहे हैं प्रशांत और फ्रांस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में साइंस के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा और आपको इसमें से 13 प्लस क्वेश्चन राइट करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 16वां क्वेश्चन है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जाता है। तो आपको बताना है कि सूती और ऊनी कपड़ों के रेशों में अंतर ज्ञात किया जाता है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को बता रहे हैं जलाकर, उनका बिल्कुल सही है। सूती जो कपड़ा होता है वो काला धुआं उत्पन्न करता है और ऊनी जो कपड़ा है वो एकदम से जल जाता है। तो जलाकर इनका पता लगाया जाता है। आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन 17वां देखते हैं। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको बताना है कि जब बर्फ पर हम दाव देंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को बता रहे हैं कि उसका जो गलनांक है वो कम हो जाएगा, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 18वां क्वेश्चन है हमारा, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो आपको बताना है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को बता रहे हैं ऊष्मा के बुरे शोषक, उनका बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? तो आपको बताना है कि गलत कथन कौन सा है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने विद्यार्थी सही कर पाते हैं। इस क्वेश्चन को कितने विद्यार्थी सही कर पाते हैं, तो मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ। लोहे पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी पर तैरती है, पारा पानी पर तैरता है, पारा में लोहा तैरता है। तो मैं बताता हूँ इसका सही आंसर कौन सा होगा। पारा पानी पर तैरता है। और कई विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा कि लोहा पानी पर डूब जाता है।
तो ये बिल्कुल गलत है। लोहा पानी पर तैरता है, क्योंकि अगर हम लोहे को एक गोल आकार की कटोरी, आप कटोरी को पानी में तैरा कर देखना, वो पानी में तैरेगी। और जो पारा है वो लिक्विड होता है। ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है? तो वो पारा है। तो पारे की हम कटोरी वटोरी नहीं बना सकते, तो ये पानी में हमेशा डूबेगा। तो ये पानी पर तैरता है, ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, विश्व संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो आपको बताना है कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी यानी कि विटामिन सी, और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उनकी सहायता प्राप्त होती है। तो आपको बताना है कि उन्हें कहाँ से सहायता प्राप्त होती है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को बता रहे हैं, तो उनका बिल्कुल सही है। अल्ट्रा वॉयलेट वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, तो उनका बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अल्ट्रासोनिक वेव से उन्हें डायरेक्शन प्राप्त होती है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो आपको बताना है कि एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बॉक्साइड, उनका बिल्कुल सही है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्लैक होल का क्या है? इनमें से ब्लैक होल क्या है? तो आपको बताना है, निहारिकाएं हैं, उल्काएं हैं, सूर्य के धब्बे हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बताना है कि ब्लैक होल क्या है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। ब्लैक होल हमारी जो यूनिवर्स है उसमें एक बहुत बड़ा होल होता है, और इसमें जो घर है, इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है। ये बड़े बड़े ग्रहों, उल्कापिंडों को अपनी तरफ आकर्षित यानी कि अपने अंदर खींच लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, जल में सतही कठोरता का कारण है। तो आपको बताना है कि जल में सतही कठोरता का कारण है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को बता रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड, उनका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, कैलोरी की मापन इकाई है। तो आपको बताना है कि कैलोरी की जो मापन इकाई है वो क्या है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को बता रहे हैं, उष्मा, उनका बिल्कुल सही है। उष्मा जो है कैलोरी की मापन इकाई है। ध्वनि की मापन इकाई है डेसिबल, और इसकी जो हवा में चाल होती है वो 332 होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो आपको बताना है कि सूर्य उदय होते समय डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को बता रहे हैं, प्रकीकरण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसकी वजह से सूर्य डूबते समय लाल दिखाई देता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 है, घरों में विद्युत यंत्र जोड़े जाते हैं। तो आपको बताना है कि घरों में जो विद्युत यंत्र जोड़े जाते हैं वो हमेशा पैरेलल में जोड़े जाते हैं, यानी कि आर, पैरेलल का एक फॉर्मूला है आर प्लस में 1/R2, ये भी आप तो ध्यान रखना है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लोहे में जंग लगना एक है। तो आपको बताना है कि लोहे में जंग लगना एक है, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, सामान्य क्रिया। तो आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को याद रखें, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो आपको बताना है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है।
तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को बता रहे हैं टंगस्टन, उनका बिल्कुल सही है। और टंगस्टन का जो सूत्र होता है, सिंबल होता है, वो Tn होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। तो आपको बताना है जो केतली में पानी गर्म होता है उसका उदाहरण है चालन, संवहन, विकिरण, संघनन। आपको बताना, आपको ये तीनों पता होना चाहिए, चालन, संवहन, विकिरण। तो मैं आपको बताता हूँ ये तीनों क्या होते हैं। तो चालन वे होते हैं, यानी कि आप मान लिए आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आपको जाना है, तो एक आप बारी बारी पहले चल कर जाएं, यह आपका चालन होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर उड़कर जा रहे हैं तो इसका नाम है विकिरण, तो इसे हम विकिरण कहेंगे। और अगर आप यहाँ से एक जंप यहाँ लेंगे और एक जंप यहाँ लेंगे तो ये होगा आपका संवहन, यानी केतली में पानी गर्म होने का उदाहरण है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को बता रहे हैं संवहन, उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमारी केतली है और ये हमारी आँच है। तो कोई मीडियम इसमें रिक्वायर्ड है नहीं, तो जो हीट आएगी वो कणों के माध्यम से इसमें जाएगी। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो चालन होता है वो ठोस में सबसे अधिक होता है, ये लिक्विड और गैस में होता है, ये विकिरण निर्यात में होता है। तो आपको ये तीनों ध्यान रखने हैं बिल्कुल, इनसे क्वेश्चन बनता है। तो इतना ही था हमारा। तो बाय, आज सही रहना।